नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। तो साथियों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हमारे द्वारा आपको जो क्लासेस दी जा रही हैं, इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा। तो साथियों, क्रैश कोर्स का आज हमारा 13वां दिन है, ठीक है, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपको मनी एंड बैंकिंग पार्ट फर्स्ट। ठीक है साथियों, इससे पहले हम माइक्रो मैक्रो पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये टॉपिक हम कंप्लीट करा चुके हैं, यानी कि यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको हमारी वाकई की वीडियो देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। और साथियों, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्रैश कोर्स के नाम से, उस प्लेलिस्ट को जाकर आप देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर अभी केवल क्रैश कोर्स की वीडियो है, अभी और कोई कोर्स हमने स्टार्ट नहीं किया है और ना ही कोई पहले की वीडियो है। तो जब ये क्रैश कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको की पॉइंट और ओल्ड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें लगभग अभी 10 दिन लग जाएंगे। तो साथियों, क्रैश कोर्स ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों, अगर हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, ये हमारी यूनिट है, मुद्रा और बैंकिंग। साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इसमें वहाँ से ही क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति, यहाँ से साथियों क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली देखने को मिल ही जाता है। द सप्लाई ऑफ मनी, द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है साथियों, तो मुद्रा की पूर्ति आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि जो मुद्रा है ना, हमारी मुद्रा को तरलता के आधार पर, किसके आधार पर? तरलता के आधार पर। तरलता के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये जो मुद्रा को तरलता के आधार पर 4 भागों में जो डिवाइड किया गया है, ये कब और किसके कहने पर किया गया था? तो आरबीआई ने एक कमेटी गठित की थी। ठीक है, कमेटी गठित की थी 1977 में। ठीक है, और इस कमेटी को काम दिया गया था कि मुद्रा को तरलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाए। जैसे कि अलग अलग देशों में मुद्रा को तरलता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसी के लिए हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी एक कमेटी गठित की 1977 में। उसके तहत हमारे यहाँ की मुद्रा को जो है तरलता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे M1 के बारे में। ठीक है, तो M1 में क्या क्या शामिल होता है? जनता के पास मुद्रा। ठीक है, जनता के पास मुद्रा, इसमें नोट प्लस सिक्के शामिल होते हैं। नोट और सिक्के, नोट और सिक्के शामिल होते हैं, प्लस बैंकों की मांग जमाएं। बैंकों की मांग जमाएं। ठीक है, बैंकों की मांग जमाएं। और ये बैंकों की जो मांग जमाएं होती हैं
ये चालू और बचत खाता पर, चालू और बचत खाता पर होती है। ठीक है साथियों। उसके बाद इसमें एक चीज और शामिल होती है, आरबीआई के पास अन्य जमा है। आरबीआई के पास अन्य जमा। ठीक है, तो ये तीन घटक जो है हमारे M1 में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे M2 की। ठीक है, M2 में हमारा M1 शामिल होता है। M1 प्लस डाकघरों की बचत जमाएं, डाक घरों की बचत जमाएं। ठीक है साथियों, तो M2 में इतना कुछ शामिल होता है। उसके बाद जो हमारा M3 होता है, M3 में हमारा M1 होता है प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमाएं, बैंकों की समय जमाएं, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो होते हैं ना, वो किसके, ये होती है कोऑपरेटिव बैंक्स। कौन सी होती है? कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इनकी समय जमा, इनकी जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है ना, उसकी बात चल रही है। इसके बाद हमारा जो चौथा घटक है, चौथा और लास्ट, M4। और M4 में साथियों हमारा M3 होता है प्लस डाकघर की कुल जमा इसमें शामिल होती है। ठीक है, डाकघर की कुल जमा। ठीक है, यानी इसमें डाकघर की बचत जमा और इसमें डाकघर की कुल जमा। ठीक है, तो ये हमारा जो मुद्रा के जो भाग हैं, वर्ग हैं, तरलता के आधार पर, वो आपके सामने है। इससे वैसे हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ाया था, और ये जो है हमारे मुद्रा एंड बैंकिंग में भी आती है। अब साथियों बात करें कि इनकी तरलता का क्रम क्या होता है। तरलता का क्रम क्या होता है? तो तरलता का क्रम होता है, M1 में सबसे अधिक तरलता होती है, उससे कम M2 में, उससे कम M3 में, और सबसे कम जो हमारी तरलता होती है वो M4 में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा M1 है ना, M1, इसको हम नैरो मनी बोलते हैं, नैरो मनी। ठीक है, यानी कि संकीर्ण मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा। ठीक है साथियों, और हमारा जो M4 है, वो सॉरी M3 है, इसे हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, ब्रॉड मनी। क्वेश्चन डायरेक्टली इन दोनों टर्मों से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। यानी कि व्यापक मुद्रा, व्यापक मुद्रा। ठीक है साथियों, तो आई होप आपकी ये समझ आ गया होगा मुद्रा की पूर्ति। आगे हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, जिसमें हमारा है वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। ठीक है,
अब जो हमारी वाणिज्यिक बैंक होती हैं, इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक जो हमारी होती है अनुसूचित बैंक, इसे हम बोलते हैं अनुसूचित बैंक, ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। और दूसरी जो हमारी होती है गैर अनुसूचित बैंक, गैर, इसे हम दूसरे कलर से लिखते हैं, गैर अनुसूचित बैंक, यानी कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है साथियों, तो जो हमारी कमर्शियल बैंक होती हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो एक अधिनियम है आरबीआई अधिनियम 234, आरबीआई अधिनियम 234। तो जो बैंक आरबीआई अधिनियम 234 में सम्मिलित हैं, आरबीआई अधिनियम 234 में शामिल हैं, वह कौन सी बैंक है? अनुसूचित बैंक, ठीक है, अनुसूचित बैंक। और जो बैंक है आरबीआई अधिनियम में, आरबीआई अधिनियम 234 में शामिल नहीं है, ठीक है, ये वाली बैंक है अनुसूचित, जो आरबीआई का अधिनियम है 234, ये इसमें शामिल नहीं है। तो जो बैंक है आरबीआई अधिनियम 234 में शामिल नहीं है उन्हें हम गैर अनुसूचित बैंक बोलते हैं, और जो आरबीआई अधिनियम 234 में शामिल हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुसूचित बैंक। अब साथियों इसमें जो है ना अनुसूचित बैंक में सरकारी अनुसूचित बैंक में सरकारी प्लस निजी, ये दोनों प्रकार की बैंकें शामिल होती हैं, ठीक है, सरकारी और निजी। और इधर ये जो होता है ना, ये वाली बैंकें जो होती हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि आपने सुना होगा एसएलआर, आगे हम उसके बारे में जब आरबीआई पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, यानी कि एसएलआर की शर्तों को मानना पड़ता है, इन बैंकों को एसएलआर की शर्तों को मानना पड़ता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है, ये शर्तों को मानना पड़ता है, ठीक है, लेकिन शर्तों को मानना तो पड़ता है, लेकिन इस वाले कोष को, एसएलआर कोष को, इस कोष को आरबीआई में रखने की बाध्यता नहीं है, ठीक है, आरबीआई में रखने की बाध्यता नहीं है, रखने की बाध्यता नहीं है। जबकि जो अनुसूचित बैंक है ना, इन्हें जो एसएलआर है इनका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको आरबीआई में जमा करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक इनमें मेजर डिफरेंस और होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि जो
अनुसूचित बैंक है ना, ये अनुसूचित बैंक जो है हमेशा हमेशा किसके हक में काम करेंगे? जमाकर्ताओं के जमाकर्ताओं के हक में काम करेंगे। ठीक है, जमाकर्ताओं के हक में काम करेंगे। ठीक है, इनमें क्या अंतर होता, इसमें क्या होता है कि जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं ये वैसे तो आरबीआई से ऋण लेने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जो अनुसूचित बैंक होते हैं इन्हें अगर जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई से तुरंत लोन ले लेंगे। ठीक है, ऋण ले लेंगे, लेकिन ये वैसे तो मतलब सामान्य दशा में तो ये लोन लेने के काबिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तब इन्हें वहां से लोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे वाणिज्यिक बैंक, और उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। इसमें कुछ अनुसूचित बैंक की महत्वपूर्ण बातें हैं और इसमें गैर अनुसूचित बैंक की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आएगा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, ठीक है, यानी कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आपके आसपास जो बैंक्स होंगे ना वो अधिकतर वाणिज्य की बैंक होती हैं, या फिर कुछ कुछ जगह सहकारी बैंक मिल जाती हैं। लेकिन जैसे कि हमारा पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे कैसे बैंक हैं? ये सारे वाणिज्यिक बैंक हैं। तो इनका जो सबसे मेन काम है जमा को स्वीकार करना, जमा को स्वीकार करना, यानी जो पैसा आप जमा करने जाएंगे ना उसको स्वीकार करना। ठीक है, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब ये जो जमा होती है ना, इस जमा के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, ये पार्ट होते हैं कि बचत जमा, जैसे आप जमा कर रहे हो बैंक में वो किस प्रकार की जमा है उसके आधार पर इसके 3 पार्ट होते हैं। बचत जमा यानी कि सेविंग डिपॉजिट, ठीक है, और नंबर दो जो हमारी होती है वो होती है मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब जो डिमांड डिपॉजिट होती है ना ये इसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, तो जो हमारी बचत जमा होती है ना इस पर बैंक कुछ मतलब जो आपने जमा किया तो इस जो आपकी जमा राशि है ना उस पर कुछ ब्याज देती है। ठीक है, कुछ ब्याज मिलता है इस पर, कुछ ब्याज। ठीक है, लेकिन इस पर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, इस पर ब्याज नहीं मिलता है, इस पर ब्याज मिलता है। ठीक है, और जो हमारी तीसरी जो होती है ये होती है सावधिक जमा। आपने सुना होगा एफडी, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट में कि इसमें ना बैंक जो है ना अधिक ब्याज देती है, मतलब बचत खाते के मुकाबले इसमें अधिक ब्याज मिलता है। लेकिन इसमें शर्त क्या होती है? इसमें शर्त ये होती है कि जैसे आपने मान लो 10,000 रुपये की एफडी कराई। ठीक है, 10,000 रुपये की एफडी कराई तो जैसे इसमें एक टाइम पीरियड होता है कि आपने 10,000 की एफडी जो है 5 साल के लिए कराई है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए।
तो पहली बात तो ये होती है कि आप 5 साल की निकाल नहीं सकते ये पैसा, और अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाए ना तो बैंक आपको ब्याज नहीं देगी, ठीक है, या फिर बहुत कम देगी। तो ये इसके जमा जमा को स्वीकार करना, ये पहले कार्य में हमारे इसके 3 कार्य आ गए हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में आता है हमारा अग्रिम ऋण देना, यानी जो जमा को स्वीकार करने के बाद कमर्शियल बैंक का जो सेकंड काम होता है वो होता है अग्रिम ऋण देना, ठीक है, यानी कि बैंक ऋण देती है, ठीक है। अब वो कृषि ऋण हो या व्यापार लोन हो, जैसा भी आपको चाहिए, एडवांस लोन, ठीक है, ये देती है। और तीसरा जो इनका कार्य होता है वो साख निर्माण का होता है, साख निर्माण, ठीक है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट को क्या करती है, बनाती है, क्रेडिट क्रिएशन। और चौथे इनका जो कार्य होता है वो अन्य सेवाएं आ जाती हैं, ठीक है, अन्य सेवाएं। और इन अन्य सेवाओं में क्या क्या होता है, जैसे कि चेक हो गया, ठीक है, या डीडी हो गया आपका डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, एटीएम हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये सारी चीजें हमारी अन्य सेवाओं में आती हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक एक आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। अब इसमें हमारे देश में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण ना वो 2 बार हो चुका है, ठीक है। और मैंने इस टॉपिक को इसलिए शामिल किया कि यहाँ से ओल्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर फिर से रिपीट कर दे या फिर कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसे भी शामिल कर लिया। सबसे पहले जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, या हो सकता है कि मैचिंग में डेट ही दे दे आपसे, ठीक है, कि पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, और आता है मैचिंग में भी आता है। तो सबसे पहले जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ थी या 50 करोड़ से अधिक थी, ठीक है, या तो 50 करोड़ थी या इससे अधिक थी। उन 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है साथियों। आगे जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था अप्रैल, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं दी थी, मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली, तो अप्रैल 1980 दिया था। अप्रैल 1980 में ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, 6 बैंकों का। और इनकी किन बैंकों का हुआ था, जिनकी जमा पूंजी कितनी थी, जमा पूंजी जिनकी 200 करोड़ से अधिक थी, 200 करोड़ या 200 करोड़ थी या उससे अधिक थी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करेंगे अब केंद्रीय बैंक के बारे में। बड़ा ही फेमस टॉपिक है, आप सबने पढ़ा होगा, केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। और हमारे देश की सेंट्रल बैंक का क्या नाम है,
RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जो भारत की कौन सी बैंक है? केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ये क्या होती है? वैसे तो ये क्या कहलाती है? ये बैंकों की बैंक कहलाती है, बैंकों की बैंक कहलाती है। ठीक है। और इसकी स्थापना कैसे हुई थी साथियों? इसकी स्थापना कैसे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और केवल 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। अब जो आरबीआई की स्थापना हुई थी भारत में, इसका श्रेय किसको जाता है? ये तो एक्ट की बात कर ली हमने। ठीक है। इसका श्रेय जाता है साथियों हिल्टन यंग कमीशन आयोग, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है। कमीशन या हिल्टन यंग आयोग, इसकी सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1963 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हमारी आरबीआई अस्तित्व में आई थी। ठीक है। अब आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। ओसबॉर्न स्मिथ। और हमारे जो गवर्नर थे ना, ये विदेशी थे। कैसे थे? ये विदेशी, फॉरेनर थे, ये विदेशी थे। और जो आरबीआई ये पूर्णतः भारतीय हाथों में कब आई थी? ये शायद 1943 में आई थी। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, तो आप इसे देख लेना। लेकिन मुझे उस समय गवर्नर का नाम पता है। जो हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे ना, उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जब हमारे आरबीआई के गवर्नर, तब ये जो बैंक पूर्णतः भारतीय हाथों में आई थी। ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बनता है कि इसका लेखांकन वर्ष क्या होता है? लेखांकन वर्ष क्या होता है? तो इसका लेखांकन वर्ष जो होता है, यानी पीरियड, इसका क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो आप इसे बहुत ही मैंडेटरी याद रखें। ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक साथियों, अब हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति के बारे में यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है साथियों। अब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है।
ठीक है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? ठीक है। तो ये क्या करती है? ये आरबीआई के द्वारा जारी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये आर्थिक, मतलब देश में ना आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो, देश में आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो, ये उस पर काम करती है। और इसके उद्देश्य में आता है मूल्य स्थिरता। ठीक है, मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता। ठीक है साथियों। रोजगार बढ़ाने में, रोजगार के लिए आर्थिक विकास की दर, आर्थिक विकास की दर इसके द्वारा बढ़ाई जाती है, आर्थिक विकास की दर। तो ये इसके सारे क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। और एक देश के लिए मूल्य स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता, रोजगार और आर्थिक विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि मौद्रिक नीति के उपकरण क्या क्या होते हैं, यानी किन उपकरणों का यूज करके, किन उपकरणों का उपयोग करके ये मूल्य स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता, रोजगार या आर्थिक विकास जो है उसको प्राप्त करती है। ठीक है। तो मौद्रिक नीति के उपकरण। आज क्या हुआ है, थोड़ी गलतियां हो रही हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण। ठीक है। तो इसके जो मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं परिमाणात्मक। परिमाणात्मक उपकरण, या फिर इन्हें हम उपकरण, मौद्रिक नीति को उपकरण या विधियां भी बोलते हैं। ठीक है, विधियां भी बोलते हैं। ठीक है। परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है। और नंबर दो जो हमारी होती है गुणात्मक। ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव। ठीक है। तो इसकी जो उपकरण विधियां होती हैं उन्हें हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। आज साथियों थोड़ा शोर आ रहा होगा, शायद आसपास कहीं फंक्शन हो रहा है या कुछ भी, शायद उसका शोर है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप थोड़ा क्लास को बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए। तो नंबर एक बात करेंगे हम नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है। सबसे पहले परिमाणात्मक की बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR, CRR। ठीक है।
अब क्या होता है, ये नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, जैसे कि जब आरबीआई होती है हमारी, आरबीआई, चूंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वो आरबीआई जारी करती है। तो ये आरबीआई जारी करती है, और आरबीआई ही जितने भी, मान लो जो मैंने अभी बात की थी, जैसे कि मूल्य स्थिरता की, विनिमय दर में स्थिरता की, या रोजगार की, या आर्थिक विकास की, वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो सब कंट्रोल करती है आरबीआई। और आरबीआई मौद्रिक नीति को जारी करती है। तो ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, परिमाणात्मक और ये गुणात्मक, ये सारी चीजें किसके अंडर रहती हैं? आरबीआई के अंडर रहती है। ठीक है। तो सीआरआर, कैश रेशियो, मतलब जो हमारी वाणिज्यिक बैंक होती हैं, कॉमर्शियल जो बैंक होती हैं, कमर्शियल बैंक, इन्हें कुछ पैसा, अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीआरआर बोलते हैं। ठीक है। और नंबर 2 जो हमारा आता है, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक, जो अभी इसकी चर्चा हुई थी पीछे, तरलता अनुपात, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। और शॉर्टकट में से बोलते हैं एसएलआर। ठीक है, एसएलआर। ठीक है। आगे हम बात करेंगे परिमाणात्मक में ही। ठीक है। परिमाणात्मक चल रहा है हमारा, पहले इसको आप याद रखें, परिमाणात्मक। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट जो तीसरे नंबर का है हमारा, वो है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट। ठीक है। अब रेपो रेट क्या होती है कि मान लो जैसे कोई कमर्शियल बैंक है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है। इससे अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है। तो रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देगा? ऋण देगा। ठीक है। और जो ऋण देगा, इसे जो लोन देगा, इस पर क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लेगा। तो जो ब्याज है ना, जो ब्याज दिया है, इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। इसी को रेपो रेट बोलते हैं। और इसकी अवधि जो होती है ना, इस लोन की या इस ऋण की जो अवधि होती है, वो 1 दिन से लेकर 14 दिन तक होती है। ठीक है। 1 दिन से लेकर 14 दिन तक होती है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है रेपो रेट की। रेपो रेट की एक शर्त ये होती है कि जो कमर्शियल बैंक जो ऋण आरबीआई से लेगी, तो इस ऋण को लेने के लिए उसे जमानत के तौर पर कुछ रखना पड़ता है। ठीक है। जमानत के तौर पर कुछ रखना पड़ता है, तभी रेपो रेट पर जो आरबीआई है ना, वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में, और ये हमारा चौथा पॉइंट है। ठीक है। परिमाणात्मक का चौथा पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि ये कमर्शियल बैंक हो गया हमारा। ठीक है। कमर्शियल बैंक हो गई, और ये आरबीआई हो गया, आरबीआई हो गया। ठीक है। अब रेपो रेट में क्या था? रेपो रेट में था कि आरबीआई, जब कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ रही थी तो कहाँ से ले रहा था? आरबीआई को। अब मान लो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई देश में कि आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ रही है,
या फिर आरबीआई जो है बाजार में तरलता को कम करना चाहती है। ठीक है, आरबीआई बाजार में तरलता को कम करना चाहती है, तो ये इससे पैसे ले लेती है। ठीक है, यानी कि लोन ले लेती है या फिर तरलता लेती है, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक से आरबीआई ने पैसा लिया है ना, इस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को एक इंटरेस्ट देता है, एक ब्याज देता है। ठीक है, ब्याज देता है, और जो इस जो ब्याज देता है ना आरबीआई कमर्शियल बैंक को, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही साथियों हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे बैंक रेट की, और ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? बैंक रेट के बारे में। ठीक है, बैंक रेट यानी कि बैंक दर। साथियों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आता है। ये नहीं पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, सबको पता है, लेकिन इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आप बस क्लास को ध्यान से देखें, आपके 100% समझ में आएगा। ठीक है, और बाकी इन क्लासों के बाद हम की पॉइंट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण साबित होंगे, और ओल्ड क्वेश्चन की सीरीज भी हमारी क्रैश कोर्स के कंप्लीट होने के बाद शुरू हो जाएगी। अब साथियों, नंबर 5, बैंक दर। ठीक है, अब बैंक दर भी क्या है? बैंक दर के माध्यम से आरबीआई जो होती है ना, ये भी कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ऋण देती है। मतलब ये रेपो रेट से भी ऋण दे रही थी, और ये बैंक रेट से भी क्या दे रही है? ऋण दे रही है। किसको? कमर्शियल बैंक को। लेकिन वहाँ मैंने बताया था आपको कि जब रेपो रेट से आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो वहाँ पर जो कमर्शियल बैंक होती है उन्हें जमानत देनी पड़ती है। मतलब जमानत के तौर पर उन्हें बैंक को कुछ देना पड़ता है। लेकिन जो बैंक दर होती है, बैंक दर जो होती है, बैंक दर में बिना जमानत के जो आरबीआई है ना, वो सेंट्रल को ऋण देती है। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल को नहीं, कमर्शियल बैंक को ऋण देती है बिना जमानत के, बिना जमानत का ऋण देती है, बिना जमानत के ऋण देती है। ठीक है, लेकिन रेपो रेट से लेगा तो क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट से लेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? जमानत देनी पड़ेगी। जमानत के रूप में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तब हमें आरबीआई लोन देगा। लेकिन अगर बैंक दर से हम लोन ले रहे हैं तो आरबीआई बिना जमानत के हमें ऋण प्रोवाइड करा देती है। ठीक है साथियों, अब परिमाणात्मक में हमारा छठा जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है साथियों, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एमएसएफ। और एमएसएफ की जो शुरुआत हुई थी वो 2011-12 में हुई थी। वो घोषणा हुई थी इसकी। ठीक है, घोषणा, और मई 2011 से ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, ठीक है, प्रभावी हो गया था। अब ये क्या करता है? सीमांत स्थायी सुविधा का क्या मतलब है? सीमांत स्थायी सुविधा का मतलब है कि अगर मान लो जो कमर्शियल बैंक है हमारी, ठीक है, कमर्शियल बैंक है, और उसमें भी कौन सी बैंक? अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक यानी कि शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, ये वाले। ठीक है, अगर इनको पैसे की जरूरत पड़ी
ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए आरबीआई से ऋण ले सकता है। आरबीआई से ऋण ले सकता है, ऋण ले सकता है। ठीक है साथियों। और एक रात को ऋण ले सकता है। ये ऋण शनिवार को नहीं मिलता है, शनिवार को नहीं मिलता है, बाकी की कोई सी दिन ले सकता है, नहीं मिलता। ठीक है। तो एमएसएफ को आप याद रखें। आगे नंबर 7 में हमारा जो लास्ट पॉइंट है परिमाणात्मक का, इसमें खुले बाजार की क्रिया आती है। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं आती हैं, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है साथियों। अब खुले बाजार की क्रिया में क्या होता है, इसमें जो आरबीआई होता है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्रय विक्रय करता है, क्रय विक्रय करता है। अब ये क्रय विक्रय किसका करता है, ये क्रय विक्रय करता है सरकारी प्रतिभूतियों का, सरकारी प्रतिभूतियों का, ट्रेजरी बिलों का, ट्रेजरी बिलों का, और स्वीकृत पत्रों का, स्वीकृत पत्रों का। तो इनका क्रय विक्रय करता है आरबीआई खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत। हमारा परिमाणात्मक कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करेंगे गुणात्मक, जो हमारी विधियां होती हैं, गुणात्मक जो विधियां होती हैं उनके बारे में। ठीक है साथियों। क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें नंबर 1 जो आता है सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता। ठीक है, यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, इसके अंतर्गत होता है कि जैसे जो हमारी कमर्शियल बैंक होती हैं, कमर्शियल बैंक होती हैं, इन्हें ऋण की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये ऋण कौन देगा, आरबीआई देगा। लेकिन ये ऋण आरबीआई दे तो देगा, लेकिन बिना जमानत के नहीं देगा, इसको जमानत देनी पड़ेगी। ठीक है, बिना जमानत की ऋण नहीं मिलता है। ठीक है, ये सीमांत आवश्यकता होती है। आगे हम बात करेंगे नंबर 2 उपभोक्ता ऋण विनिमय। उपभोक्ता ऋण विनिमय। ठीक है साथियों, यह क्या होता है, जैसे मान लो इसमें उपभोक्ता को ऋण दिया जाता है, ऋण दिया जाता है किसको, उपभोक्ता को। ठीक है, लेकिन ऋण दे तो दिया जाता है, ऋण देने के साथ साथ इसमें मुद्रास्फीति का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो पॉइंट है नंबर 3 साख की राशनिंग। साख की राशनिंग। ठीक है, साख की राशनिंग क्या होती है साथियों, साख की राशनिंग जैसे कि
मान लो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक किस सीमा तक ऋण दे सकते हैं अपने उपभोक्ताओं को? वाणिज्यिक बैंक अपने उपभोक्ताओं को, साथियों एक गलती हो गई है उसे हम सुधारते हैं। यहाँ पर जो ऋण दे रहा है ना, सीमांत आवश्यकता जो ऋण दे रही है वो आरबीआई नहीं देती है, ठीक है। ये वाला ऋण आरबीआई नहीं देती है, ठीक है। ये ऋण कौन देता है? एक कमर्शियल बैंक ऋण देता है, ठीक है। किसको? ये देता है उपभोक्ता को, उपभोक्ता को, ठीक है। और इसके बदले उपभोक्ता को जमानत के रूप में कुछ रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है साथियों। तो इसके लिए सॉरी। आगे हम बात करेंगे साख की राशनिंग। अब साख की राशनिंग में क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक ऋण देती हैं, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक जो ऋण देती हैं इसकी मैक्सिमम सीमा को, यानी कि अधिकतम सीमा को, अधिकतम सीमा को आरबीआई निर्धारित करती है। कौन करती है? आरबीआई निर्धारित करती है कि किस सीमा तक ऋण दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी साख की राशनिंग हो गई। आगे नंबर 4 है हमारा नैतिक दबाव। नैतिक दबाव, ठीक है, मोरल सुएशन। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत आरबीआई की जो नीतियां हैं, आरबीआई की जो नीतियां हैं, इन नीतियों के अंतर, इन नीतियों के अंडर, ठीक है, इन नीतियों के अंडर, इन नीतियों के अंडर कमर्शियल बैंकों को, कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं इनको अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कमर्शियल बैंक को आरबीआई की नीतियों को मानना पड़ता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। फिर नंबर इसका लास्ट और आता है इसमें, और वो लास्ट नंबर 5, और ये हमारी बात चली गुणात्मक की, ठीक है। उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि मान लो किसी कमर्शियल बैंक ने, किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के जो निर्देश है ना, आरबीआई के जो निर्देश हैं या जो नीतियां हैं, निर्देश जो हैं उनकी अनदेखी कर दी, उनको नहीं माना, तो आरबीआई एक एक्शन लेगा, आरबीआई एक एक्शन लेगा इन कमर्शियल बैंक के खिलाफ। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम प्रत्यक्ष कार्रवाई बोलते हैं, ठीक है साथियों, प्रत्यक्ष कार्रवाई बोलते हैं। साथियों आज क्लास में थोड़ी डिस्टरबेंस है शोर की वजह से, तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। बाकी का इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हम आगे लेकर आएंगे। और साथियों आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और साथियों जो साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।